नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। योगी की कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बनेगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, योगी किस किस को अपनी कैबिनेट में रखेंगे, इस समय लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में यही सवाल गूंज रहा है। पिछले 3 दिन से दूसरी बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और अभी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां थोड़ी देर में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य होंगे। यूपी के पर्यवेक्षक बनाए गए गृह मंत्री अमित शाह हालांकि इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी की इसी बैठक में तय होगा कि योगी कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, योगी कैबिनेट की तस्वीर कैसी होगी, कौन कौन से चेहरे योगी कैबिनेट में हो सकते हैं। बीजेपी इसी बैठक में उन पर चर्चा करेगी। लेकिन एक बात तो तय है, जो भी फैसला होगा, जिनके नाम पर चर्चा होगी, वो ऐसे नाम होंगे जिनका रिफ्लेक्शन 2024 लोकसभा चुनाव पर दिखाई देगा। कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय, जातीय, भौगोलिक और वर्गीय संतुलन के साथ ध्यान में रखते हुए इस कैबिनेट का निर्माण होगा। तो आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस समाज ने, किस जात ने किस तरीके से वोट दिया है एलईडी ग्राफिक्स के जरिए। फिर उसी से चर्चा की शुरुआत होगी, किसको कितना प्रतिनिधित्व है। तो बीजेपी में ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य 89, 87 और 83% वोट जो अगड़े माने जाते हैं, उन्होंने खुलकर बीजेपी के लिए वोट किया है। अगला स्लाइड मैं कहूंगा लेकर आए, उसमें बाकी जातियों की अगर हम जिक्र करें तो किस जाति के कितने वोट मिले हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज से ही तय होगा कि आखिर में किसकी हिस्सेदारी कितनी हो। इसके अलावा आप देखिए, जाट, यादव और कुर्मी, ये बेसिकली जाटों ने 54% दिया है, जो कि बढ़ा है। यादव, कुर्मी बड़ा महत्वपूर्ण रहे, 66% हो गए। अब कितने अफसर हो सकते हैं, इस पर भी सवाल उठ रहा है। ये प्रशासनिक अनुभव वाले 3 अफसर हैं, असीम अरुण है, राजेश्वर सिंह है, AK शर्मा है। तीनों प्रशासनिक अनुभव रखते हैं और इन 3 नाम पर सबसे बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जब योगी कैबिनेट में आएंगे तो प्रशासनिक अनुभव लेकर आएंगे। लेकिन एक सवाल पूछा जा रहा है कि योगी की कैबिनेट में क्या इस बार डिप्टी सीएम का पद होगा, और होगा तो कितने सीएम होंगे, कौन हो सकते हैं डिप्टी सीएम। क्या दलित समाज से भी कोई चेहरा होगा, ओबीसी भी साथ बना रहे तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ही ओबीसी का चेहरा होंगे, या कोई चौंकाने वाला नाम भी शामिल हो सकता है। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। मेहमानों का परिचय आपको करवा दें। KK शर्मा है, बीजेपी प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सत्येंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और CP राय हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल यह कि आपके पास अंदर की खबर होती है, तो अगर यूपी में अब की बार उप मुख्यमंत्री पद होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितने होंगे, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? पवन, सबसे पहले इस बैठक की बात कर लें तो इस बैठक में नाम नहीं तय होने हैं, बल्कि ये एक एलिमेंट्री बैठक होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ सरकार का गठन का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए जनादेश के परिप्रेक्ष्य में, कि और जनादेश की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे नतीजों के आधार पे कि किस जोन में आपने अच्छा किया तो किन चेहरों के बल पर अच्छा किया, किस जोन में आपने ख़राब किया, और अगर ख़राब किया तो किसको वहाँ पर और आगे लाने की ज़रूरत है ताकि आगे के लिए मैसेज ठीक रहे। इन सारी बातों पर एलिमेंट्री डिस्कशन होगा। जो नाम तय होने की बारी आएगी, जाहिर तौर पे वो नाम तब तय होगा जब वो बैठक अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच होगी, और या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में जो बैठक होगी, वहां पर सारे नामों पे मुहर लगाया जाएगा। आज की अभी जो बैठक है, ये एलिमेंट्री होमवर्क आप इसे कह सकते हैं, जनादेश के परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों के साथ हो रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ भी हो रहा है। दूसरी बात कि प्रदेश की सरकार के स्वरूप की बात करें तो निश्चित तौर पर इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि डिप्टी सीएम को लेकर संख्या कितनी होगी। एक चीज़ ज़रूर कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अगर बनाए जाएंगे तो जैसे बेबी रानी मौर्य की बात कर ले, जो कि जाट समुदाय से आती हैं, या पिछड़े वर्ग के नेता में एक दिलचस्पी है कि क्योंकि केशव मौर्य चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसके बावजूद केशव मौर्य योगी सरकार के मंत्रिमंडल में रहेंगे, और ना सिर्फ रहेंगे बल्कि प्रमुख भूमिका में रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह, जो कि उनसे मिली जुली जाति से एक तरह से कह सकते हैं आपकी, हालांकि उसमें थोड़ा सा फर्क है टेक्निकली दोनों की जाति में, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ही वर्ग से वो दोनों आते हैं। उस लिहाज से स्वतंत्र देव सिंह से बड़ा नाम केशव प्रसाद
मौर्य का है, ऐसा बीजेपी के कई बड़े नेता मानते हैं और उस लिहाज से ये भी तय माना जाएगा कि केशव प्रसाद मौर्य इस मंत्रिमंडल में रहेंगे। तीसरी बात, जिन अधिकारियों की आपने बात की उसमें AK शर्मा के लिए को लेकर एक बड़ा सवाल ये रहेगा, क्योंकि इसके अलावा AK शर्मा के अलावा भूमिहार जाति से आने वाले सूर्य प्रताप शाही जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री थे, बहुत सीनियर नेता हैं, दोनों पूर्वांचल से आते हैं, दोनों एक ही समुदाय के हैं भूमिहार जाति से, तो दोनों को तो रखा नहीं जा सकता। ऐसे में क्या AK शर्मा अपनी जगह बना पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल एक होमवर्क चल रहा है, एलिमेंट्री होमवर्क। इसके बाद जो बैठक होगी उसमें से ज़्यादा मोटी बातें सामने आएगी। मोटी बातें सामने आएंगी। हमारे साथ लखनऊ से विशाल प्रताप भी हैं। विशाल, दिल्ली की चर्चा तो इन्होंने बता दी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने। लखनऊ में किन नामों पर चर्चा हो रही है, किन के कयास लगाए जा रहे हैं, किन के यहां होली की शुभकामनाएं पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं? देखिए, बिल्कुल पवन, आपने जैसा कहा, होली की शुभकामनाएं। 10 मार्च को जिस दिन से रिजल्ट्स आए हैं उत्तर प्रदेश के और तमाम राज्यों के, उसके बाद जब से प्रचंड बहुमत हासिल किया है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, लगातार नेताओं के यहाँ आने जाने और पहुंचने का सिलसिला सभी का शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा आपसे कुछ देर पहले देवेंद्र जी बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केशव मौर्य को लेकर के बीजेपी जो है वो बहुत साफ कर चुकी है कि केशव मौर्य OBC जाति से आते हैं और उनका जो कार्यकाल रहा है वो भी अपने आप में अच्छा रहा है। तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका भी जो कार्यकाल था उसकी सराहना न सिर्फ होती है, बल्कि एक अटैकिंग लीडर के रूप में उन्होंने पूरी तरीके से प्रचार अभियान को भी आगे बढ़ाया। तो ये कहा जा सकता है कि उनको मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखा जाएगा। इसके अलावा दिनेश शर्मा को लेकर के बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से और किस भूमिका में उनको रखा जाए, क्योंकि पिछली बार भी ये बात कही जा रही थी कि दिनेश शर्मा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर के, वो संगठन में काम करना चाह रहे थे। और इस बार भी जो हमारे सोर्स हैं वो हमको बता रहे हैं कि दिनेश शर्मा ने अपनी इच्छा संगठन को लेकर के कही है। लेकिन अब ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि दिनेश शर्मा संगठन में रहेंगे या फिर सरकार का हिस्सा रहेंगे। लेकिन बेबी रानी मौर्य को लेकर के लगातार ये बात कही जा रही है कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वो जिस समुदाय से आती हैं उस समुदाय ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को झोली फाड़ के वोट दिए हैं। तो निश्चित तौर पर जो 3 नाम है, दिनेश शर्मा, केशव मौर्य और बेबी रानी मौर्य, इन तीनों के बीच में लगातार जो रस्साकशी है, यूं कहा जाए कि कौन आगे बढ़ेगा, किसको संगठन में रखा जाएगा, उसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं अपने तमाम सहयोगियों के साथ दिल्ली में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। ब्रजेश पाठक को भी प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन ये सब कुछ तब तय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, इन तीनों लोगों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी और उसके बाद साफ हो पाएगा कि डिप्टी CM रहेंगे तो कितने रहेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारियों को क्या जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में भी दी जाएगी। ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगी। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। KK शर्मा जी, आज ये कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री 3 होंगे। क्या बीजेपी में इस बात की कोई सुगबुगाहट है, कोई चर्चा है? संगठन स्तर पर क्या जानकारी दे सकते हैं आप? नहीं, ऐसा है पवन जी कि ये तो आप पत्रकार बंधुओं का राइट है कि आप कयासों पर बातें करें और अपने ढंग से विश्लेषण भी करें। लेकिन यह स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद का गठन जो भी है उसका सर्वाधिकार जो है मुख्यमंत्री पर होता है। लेकिन देवेंद्र जी ने एक अच्छी बात कही और वो सच्चाई भी है, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत है, इतना बड़ा जनादेश है और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य भी है, तो वहाँ पर सरकार का स्वरूप कैसा हो, इसको लेके जरूर चर्चा जो है केंद्रीय स्तर पर हो रही है और वो होगी भी। लेकिन जहाँ तक आपने पहले एक विश्लेषण में बताया कि इतने जातियों का वोट मिला, ऐसा मिला, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम इन सिद्धांतों, इस तरह के विषयों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि जाति आधारित हम राजनीति, ना हमने इस आधार पे चुनाव लड़ा, ना ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। हम तो एक बात जानते हैं अच्छे से, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति, परिवार, वंशवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार जैसी राजनीति को तिलांजलि देकर विकासवाद की राजनीति को अपनाया है और तमाम जातियों का बंधन तोड़कर, यही शायद विपक्ष हमारे भाई जो है समझ नहीं पाए कि शर्मा जी, हम ये बात मान रहे हैं कि बीजेपी ने जातियों की दीवार तोड़ी है और आप जात की बात नहीं करते, लेकिन उदाहरण के तौर पर दलित समाज ने अब की बार आपको खूब सारा वोट दिया है, तो क्या उनको प्रतिनिधित्व समाज के आधार पर नहीं मिलेगा? तो इस बारे में तो चर्चा शायद की ही जा सकती है। मैं आपको बताता हूं, हमें दलित समाज ही नहीं,
सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों ने हमको वोट दिया है पवन जी। और इसीलिए इस यानी पिछले सरकार में भी आप देखें और आने वाले समय में भी कह सकता हूं कि सभी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व उसमें रहने वाला है। क्योंकि मैंने जो बात पहले आपसे कही कि सारी जाति बंधन छोड़कर हमने एक नई जाति जो है उत्तर प्रदेश में बनाई है, वो है लाभार्थियों की जाति। वो है जिसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समुदाय के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक बात स्पष्ट है कि उनका एक अहम भूमिका होगी। बेबी रानी मौर्य को कहा जा रहा है कि प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, तो 2024 के नजरिए से बेबी रानी मौर्य किस तरीके से महत्वपूर्ण है और क्यों इतना सब आश्वस्त है कि उनका कद बढ़ना तय है? देखिए, आश्वस्ति तो ए.के. शर्मा को लेकर भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने काम किया, लंबे समय तक आईएएस अफसर रहे, फिर वो प्रधानमंत्री जी के साथ आए और जब वो उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनने आए तो चर्चा चला दी गई, यहां तक कि कई लोगों ने तो उस वक्त ये भी चर्चा चला दी थी कि वो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जब कोई इस तरह का चेहरा आता है, या बेबी रानी मौर्य हैं, दलित समाज से आती हैं, राज्यपाल रही हैं, राज्यपाल से इस्तीफा दिलाकर उनको फिर से अगर विधायक बनाया गया तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा प्रभाव देखा जाएगा, चर्चा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि जो चुनाव के ठीक पहले, यानी जब टिकट बंटने शुरू हुए, जब पहला चरण आने लगा और जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे नेता भाग खड़े हुए, तो उस स्थिति को दोबारा न किया जा सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपना मंत्रिमंडल तैयार करेगी। और देखिए, भाजपा में चूंकि मंत्री के तौर पर तो स्थिति यह है कि दिल्ली में हर विधायक इस वक्त डटा हुआ है भाजपा का, और हर कोई कह रहा है कि हम भी दावेदार हैं। किसी का दावा कमजोर नहीं, क्योंकि पहली बार वाला भी बन जाता है और जो कई बार के विधायक हैं वो भी बन जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस बार 3 उप मुख्यमंत्री की चर्चा 2 वजहों से हो रही है। एक तो ये कि बड़ा प्रदेश है, दूसरा ये कि दिनेश शर्मा को माना जा रहा है कि वो बहुत निष्क्रिय रहे, निष्प्रभावी रहे, उनकी जगह कोई और ब्राह्मण चेहरा हो सकता है। ये एक बात जरूर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता समीकरण में, सत्ता गलियारे में है। लेकिन फिर से वही बात कि नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, इसका अनुमान लगाना ऐसे समय में बड़ा जोखिम भरा है। जोखिम भरा है अनुमान लगाना। सीपी राय जी, आप मंत्रिमंडल विस्तार को या गठन को कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें योगी की छाप होगी या मोदी की कैबिनेट का अक्स होगा? पवन जी, सभी दल ज्यादातर यही कहते हैं हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन सारे के सारे दल जात के नाम पे ही टिकट देते हैं। कहां किस जात के कितने वोट हैं उसको देख के ही टिकट देते हैं। नहीं तो मैं चुनौती दे देता हूं, किसी ऐसी जात को टिकट देके जिता दीजिए जहां उस जात के वोट ना हो। अभी तक तो 50 साल से मुझे ज्यादा मुझे हो गया देखते, ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐतिहासिक तौर पर जरूर कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। आपके श्रोताओं के लिए बता देता हूं, दर्शकों के लिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नाम के एक नेता थे, उन्होंने जरूर प्रयोग किया था कि दक्षिण भारत से ला करके अम्माल बहनों को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा दिया था। किसी को कर्नाटक से लाए और उनको पटना में, हरियाणा से चुनाव लड़ा दिया जब तब पंजाब था। किसी को महाराष्ट्र से लाए और उनको बिहार से चुनाव लड़ा दिया। वो सैद्धांतिक लड़ाई का कुछ आधार था, उसमें कोई जीता कोई हारा, वो अलग बात है। उसके बाद का सारा दौर जातिवाद का और धर्मांधता का दौर है। पहले तो एक ये सच्चाई। दूसरी बात, ये जो चुनाव अभी सरकार बनने जा रही है, ये सरकार 2024 की सरकार होगी। 2024 का चुनाव सामने है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 270 सीट पाई है, लेकिन यह भी सच है कि 50 से ज्यादा सीट हारी है। यह भी अपनी जगह सच है। वो चिंता का विषय एक हो सकता है। यह ठीक कहा शर्मा जी ने, अच्छी बात कहा कि लाभार्थी नाम का एक नया समुदाय पैदा हुआ। मेरी एक मुसलमान परिवार में बात हुई, उन्होंने 6 का 6 वोट भाजपा को दिया क्योंकि उनको घर मिल गया था। वो एक वर्ग इन्होंने पैदा किया, वो बिल्कुल सच है। लेकिन इस बार जो भी फैसला होगा ये उस बात को देख के होगा कि जो 50-52 सीट हारे वो क्यों हारे, क्या हम वहां कुछ बचा सकते हैं। और बाकी 2 लोग, चूंकि उड़ीसा की स्थिति अच्छी नहीं, एक मिनट बात पूरी कर लूं, दक्षिण भारत में कई प्रदेशों की स्थिति अच्छी नहीं, बिहार में टकराव की नौबत, ऐसे कई प्रदेशों की हालत ऐसी है। उत्तर प्रदेश मुख्य आधार है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में, उसको वो बचाए भी रखना चाहेंगे और चाहेंगे कि बढ़ा लें या कम से कम बचा रहे। इसलिए निश्चित तौर पर उन सारी जातियों को एड्रेस किया जाएगा, उन सारे नेताओं को एड्रेस किया जाएगा जो थोड़े भी प्रभावशाली अपनी जात की बिरादरी के अंदर है, और उसी के आधार पर यह सरकार बनेगी। एक आपका सवाल था कि क्या इसमें योगी जी की छाप दिखेगी, उसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती। अब इस वक्त
उस तरह का माहौल ही किसी पार्टी में नहीं रह गया है। हर पार्टी में एक कोई नेतृत्व है और सारी छाप उसी की दिखती है। लेकिन हाँ, भाजपा में एक बात तो मैं स्वीकार करता हूं, चाहे दिखावे को सही, कम से कम ये मीटिंगें तो करते हैं, कई सारे नेता मिलकर चर्चा तो करते हैं। बहुत सारी जगह तो चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है, कोई एक जो चाहे वो फैसला कर लेता है। इसके लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में चर्चा होती है। सत्येंद्र यादव जी, कहा जा रहा है कि योगी की कैबिनेट 2024 को नजर में रखते हुए तैयार हो रही है। क्या अखिलेश यादव भी 24 की नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सांसदी बरकरार रखने का फैसला किया और खबर यह है कि वो विधायकी से इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 24/7 मूड में आ चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस वक्त किसी जनपद के दौरे पर हैं और उसके साथ साथ मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जिस पर आज ये चर्चा हो रही है कि ये मंत्री किसी को भी बना लें, किसी को भी विभाग बांट दें, ये सिर्फ रबर स्टाम्प दिखाई देने वाले हैं। पिछले 5 साल में जो हुआ है वही आगे होने वाला है। आप देख लीजिए, पूरी भाजपा का मतलब मोदी जी और यूपी में सरकार का मतलब सिर्फ ठाकुरवाद, दूसरा कोई व्यक्ति की कोई सुनने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कितने विधायक मंत्री रो रहे हैं थाने में जाके कि साहब हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो ये बात आप टीवी पर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हकीकत ये है कि थाने और तहसील में जिनके टेलीफोन चलने वाले हैं वो लिमिटेड लोग हैं। सरकार को सत्येंद्र यादव जी, बस मेरा एक छोटा सा ये है, चुनाव के नतीजे आए हैं, सभी वर्गों ने वोट दिया है, अब तो कम से कम ठाकुरवाद का आरोप नहीं जमता। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 5 साल में जो देखिए गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आप देखिए महंगाई कहां पहुंच रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल है। हम तो चाहते हैं कि ये महंगाई भी कम करें। गरीबी पर आप देखिए कोई काम नहीं कर रहे। जिस तरह से हमारे एक साथी ने उसको तारीफ और कर दी कि लाभार्थी जाति, अरे लाभार्थी जाति की जरूरत क्या है? आप उनको उनके अधिकार दो, उनको रोजगार दो। जब 50,000 महीना आपकी जेब में आएगा, आपको राशन 500 रुपए की क्या जरूरत है? आप लाभार्थी जाति तैयार कर रहे हो, आप बड़े स्तर पे लाभार्थी तैयार कर रहे हो। आपको बड़े स्तर पे रोजगार तैयार करना पड़ेगा, आपको बड़े स्तर पे इस महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ काम करना पड़ेगा। आप बड़े स्तर पे लाभार्थी तैयार करने की बात कर रहे हैं। के शर्मा जी से बात कर लेते हैं। के शर्मा जी कह रहे हैं कि आप लाभार्थी वर्ग तैयार कर रहे हैं, आप रोजगार तैयार नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है पवन जी, रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई, वो हालत इस समाजवादी पार्टी की आज भी है। इनको आज भी समझ नहीं आ रहा है कि स्थिति जब नीचे जमीन पर देखे कौन है लाभार्थी। लाभार्थी कौन है? आशा बता रही है वो उत्तर प्रदेश की गरीब जनता जो वंचित, पीड़ित, शोषित रही इतने वर्षों तक, उसको हमने 5 वर्षों के अंदर में शौचालय बना कर दिया, हम उनको पक्के मकान बना कर दिए, हम उनके इस तरह की जो बुनियादी जरूरतें उनको हमने निःशुल्क मुफ्त में बिजली दी, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट के तहत जो भ्रष्टाचार में पैसे डूब जाते थे वो हम उनके खाते तक सीधे जनधन खाते के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो लाभार्थी ये है, इनके समझ में नहीं पड़ेगा, इनको लाभार्थी से क्या लेना देना, इनको तो उसकी लाभार्थी का अर्थ भी नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए इस तरह की इन्होंने अभी बकवास की बड़ी बातें की, क्योंकि इनको समझ नहीं आया कि लाभार्थी कौन होता है। और इसके साथ साथ उसके आर्थिक स्तर को भी सुधारना, केवल उसको लाभार्थी बना के नहीं रखना, उसको आर्थिक संपन्नता भी उसकी बढ़ाना, क्योंकि जब पक्के मकान होंगे, उसको सुविधाएं होंगी, तो वो जो है नए काम करने के लिए आगे बढ़ेगा। उसको जो है अब 10,000 रुपए तक जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको हम दे रहे हैं कि लोन दे रहे हैं। तो इनको क्या है समझ इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि इनका एक ही काम रहा था जब शासन में रह के, केवल और केवल भ्रष्टाचार और गुंडा टैक्स वसूली करना। उसके सवाए समाजवादी पार्टी किस नाम से जानी गई? एक बार देवेंद्र प्रयास, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, इनको तो उसके अर्थ भी नहीं समझ आ सकते। के शर्मा जी एक सेकंड। देवेंद्र जी, रही बात जो अखिलेश यादव की ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ नहीं करने वाले। वो पिछले भी 4.5 साल तक एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहे, एक आंदोलन नहीं किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया अखिलेश यादव ने, और अब भी आने वाले 4 साल यही करने वाले हैं। फिर वो चुनाव के समय जो है फिर से जैसे
जानकारी नहीं है। चुनाव के समय फिर से वो खड़े हो जाएंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। इस पे आगे चर्चा करेंगे। एक बार मैं देवेंद्र को इस चर्चा में लाना चाहता हूं। देवेंद्र जी, कहा जा रहा है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो चुनाव लड़े थे उन्हें सत्ता में मिनिस्ट्री मिलेगी, कैबिनेट में स्थान मिलेगा। इसके पीछे की सोच क्या है और 2024 के नजरिए से अगर देखा जाए तो किस तरह से ब्यूरोक्रेट को सरकार में, कैबिनेट में लाना इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि मोदी सरकार में 4 ब्यूरोक्रेट बड़े 4 अहम महकमे संभाल रहे हैं। पवन, अगर जब हम लोग बात कर रहे थे कि एलिमेंट्री बातचीत होगी सरकार गठन को लेकर आज की बैठक में, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होगी, तो उसके पीछे यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है, और वो मैसेज अगर आप मोदी सरकार का जो पिछला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और उसके पीछे जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को देखें तो इस बार यूपी सरकार के गठन में भी आपको वही फिलॉसफी नज़र आएगी। मतलब ये कि योगी सरकार का जो गठन होगा, जो मंत्री उसमें होंगे, उनमें से कई ऐसे होंगे जो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड पे होंगे, कई ऐसे होंगे जो कि अपने पिछड़े होने के दम पर वहाँ पे ही होंगे, कई ऐसे होंगे जो कि महिला होने के चलते यानी कि जेंडर के आधार पर किए जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो कि क्षेत्र के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। उसमें जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसा कि पिछला मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ था उसमें जो फैक्टर्स हमने देखे थे कि अलग अलग फील्ड का प्रोफेशनल्स आए थे, ऐसी जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया था, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इतना ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये सारे फैक्टर उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी होंगे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलॉसफी रहती है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो उनकी है। वो बार बार जो 2 दिन से जो उनकी बैठक चल रही है 7L कैंप पे, पिछले दिन परसों 4 घंटे की बैठक चली थी, कल 3-3.5 घंटे की कल भी बैठक चली थी, उसमें वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आगे का रोड मैप तैयार करें और ऐसे लोगों को आगे लेकर पार्टी आए जो कि ग्राउंड पे परफॉर्म कर रहे हैं और फिर आगे का जो रोड मैप है वो उनके मार्फत से उसे हासिल किया जा सकेगा। आप अंदाजा लगाइए पवन कि इतनी ज़बरदस्त जीत के बाद कल जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी तो आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें क्या कहा? सभी सांसदों से ये कहा कि भले ही आपके क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर आपकी जीत क्यों ना हो गई हो, कम से कम 100 बूथ जहां पर आपकी हार हुई है उसकी व्याख्या करके हमें बताइए कि आखिर किस वजह से आप वहां पर हारे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कौन सी ऐसी योजना थी जो वहां पर नहीं पहुंची? लोगों ने अगर आपके पक्ष में वोट उन बूथों पर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे मंत्रिमंडल गठन हो या फिर आगे की तैयारी, वो कितनी गूढ़ और बारीकी के साथ की जा रही है, चाहे 2024 हो या फिर उसके आगे का मसला। यानी बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है। हर्षवर्धन जी, जैसे हमारे देवेंद्र बता रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री एजुकेशन, वर्ग, उस सब की बात करते हैं। यूपी बड़ा स्टेट है, किस क्षेत्र का आपको लग रहा है कि प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा? पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में बड़ा खराब माहौल माना जा रहा था, वहां बीजेपी ने ठीक किया। तो क्षेत्रवार कौन कौन से आपको लग रहा है सरप्राइज फैक्टर्स होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस लिहाज से देखें तो कई बार तो ये भी कहा जाता है ना कि जहां कमजोरी है वहां थोड़ी मजबूती करनी चाहिए, तो एक ये भी दृष्टिकोण रखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि खास करके जो पूरब है और पूरब में विशेष करके जो 7वां चरण जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र था, तो वाराणसी के अलावा सभी जगहों पर बहुत मुश्किल रही है। आजमगढ़ तो पूरी तरह से साफ हो गया, गाजीपुर, मऊ, बलिया में संकट रहा, जौनपुर में संकट रहा। तो कुल मिला के ये वो क्षेत्र हैं जहां उसे तैयारी करनी है। लेकिन निश्चित तौर पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कमजोर हुए तो आप अवध को छोड़ देंगे जिसने सब कुछ आपकी झोली में भर दिया, आप उस इलाके को छोड़ देंगे जो 6वां चरण था जिसमें पूरी तरह से आपको सफलता मिल गई। और जिस चरण में कहा जा रहा था कि यहां से चुनाव पूरा भारतीय जनता पार्टी का गिर जाएगा, यानी पहला और दूसरा चरण, वहां पर भी बहुत शानदार सफलता मिली है। इसका मतलब कि जिन समीकरणों की बात की जा रही थी वो समीकरण दुरुस्त थे। अब एक बात जरूर है कि मैं ये इसको इस तरह से भी कहूंगा कि ये मेरी सदिच्छा समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को 2022 के इस मंत्रिमंडल से 24 और 27 की अगली तैयारी करनी है, क्योंकि जो नेता के तौर पर कुछ लोग दिखेंगे, क्योंकि ये आरोप बार बार लगता है कि देखिए योगी जी के अलावा कोई दिखता नहीं, अधिकारी काम करते रहते हैं, तो क्या कुछ ऐसे मंत्री भी हम देखेंगे क्या? ऐसे मजबूत मंत्रियों को भी हम खड़े होते हुए देखेंगे क्या? और मुझे लगता है कि जो उप मुख्यमंत्री होंगे उसमें बदलाव निश्चित तौर पर होगा, इससे भी संदेश देने की कोशिश होगी। उप मुख्यमंत्री में बदलाव होगा। सीपी जोशी जी, आपकी उम्मीद क्या है? ये तो बीजेपी अपने 2024 के नतीजों के हिसाब से आप कह रहे हो कि कैबिनेट का विस्तार करेगी। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर किस तरह की कैबिनेट देख रहे हैं योगी की? जो पहली बात तो सीपी जोशी राजस्थान वाले हैं, मैं नहीं हूँ। मेरा नाम सीपी राय है। सीपी राय, माफ कीजिएगा। जी, कोई बात नहीं, हो जाता है, वो बड़े नाम है तो आप लोगों की जुबान पर भी नाम रहते होंगे, कोई बात नहीं। देखिए, पहली बात तो एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो उप मुख्यमंत्री पर आप लोगों को बहुत बार बार जोर है,
ये केवल एक शब्द है। मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज संविधान में नहीं है, उप प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज संविधान में नहीं है। वो केवल एक नाम दे दिया जाता है। वो कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, उनके पास सिर्फ अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, उसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसके अलावा उनको कुछ अतिरिक्त सुरक्षा इत्यादि ये मुख्यमंत्री के अतिरिक्त आदेश से मिलता है, इसलिए वो केवल एक सम्मान मात्र है कि कोई मुख्यमंत्री हो जाता है। ये ठीक कहा हर्षवर्धन जी ने, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि बीजेपी चूंकि एक व्यापक पैमाने पर सोचने वाली पार्टी है और कोशिश करती है कि जो उसके अपने न हो वो भी उससे जुड़े, इसीलिए हम देख रहे हैं कि 12% यादवों ने भी इस बार वोट दिया है। मेरी अच्छी जानकारी है कि पिछले चुनाव में 30% के आसपास यादव लोगों ने उसको वोट दिया था, उसके पोलिंग बूथ पर देख करके आप उसको जान सकते हैं। यहां तक कि 10-12% के आसपास मुस्लिम ने, एक परिवार के तो मैंने जिक्र किया, उन्होंने भी वोट दिया। हाँ, जब आप किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति दुराव का भाव रखते हैं तो कोई आपके साथ जुड़ने के बाद भी वो जातियां फिर आपसे कट जाती हैं या वो धर्म कट जाता है। अगर आप उसके दरवाजे खोल करके रखते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बराबरी का व्यवहार करते हैं, तो कोई किसी को किसी से एतराज नहीं है। हर आदमी हर सरकार से ये चाहता है कि जो सरकार आए हमारा कल्याण करे, हमें सुरक्षा दे, रोजगार दे, हमारी महंगाई कम करे, वो सब दे जो विकास के नाम पर हमको चाहिए। सीपी जी, हाँ, ये हम भी जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, एक पदवी नाम भर है, लेकिन ये पदवी देने से क्या वोटर में संदेश जाता है और क्या उसका असर दिखता है? मैं उस पर आ रहा था। निश्चित तौर पर जो प्रमुख जातियां, जो एन ब्लॉक जैसे मायावती जी कमजोर हुई और दलित 12-10% वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी में, और तब उसका 2.5% 2% करीब वोट बढ़ा है। इसका मतलब कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 40% वोट पड़ा था और प्लस कुछ कांग्रेस का वोट भी शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी में, इससे यह भी तय होता है कि जो 2019 के चुनाव में भाजपा को वोट पड़ा था, उसके अपने उसमें पड़े हुए वोट में से 12-14% वोट दूसरी तरफ भी खिसका है। और मुझे लगता है कि इस पर भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी चिंता होगी। ये जो उप मुख्यमंत्री का पद है, ये उसी लिहाज से, ये कोई न कोई मायावती को रिप्लेस करने के लिए, उनका एक संदेश देने के लिए कि आपने हमको वोट दिया, अब आप हम ही से जुड़ जाइए। क्योंकि एक समय तक दलित समुदाय कांग्रेस से जुड़ा था, एक मुश्त 20-22% वोट कांग्रेस पार्टी का या 18% 19% जितना पड़ता वो उसको मिल जाया करता था। मेरी हमेशा एक थ्योरी रही है कि जब तक 2 बड़ी जातियां, 2.5 बड़ी जातियां किसी पार्टी के साथ नहीं होती, तब तक वो 100 का आंकड़ा पार नहीं करती। और जब तक सभी जातियों का 1-2%, 4%, 8% वोट नहीं पड़ता, तब तक उस पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। अधिकतर पार्टियां इस बात को भूल जाती हैं और कुछ खास जातियों में उलझ करके रह जाती हैं, और उसका दुष्परिणाम कई सरकारों को अब तक भुगतना पड़ा है। सबका साथ सबका विकास के बिना सरकार यूपी में संभव नहीं। विशाल हमारे साथ है। विशाल, यूपी में कैबिनेट की गतिविधि तो हमें दिख रही है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है? वहां से कोई नाम सामने आ रहा है कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा? मैं एक राजनीतिक व्यक्ति रहा हूं और करीब 49-50 साल देखिए पवन, अगर बात कर लिया जाए समाजवादी पार्टी की, तो जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ा है समाजवादी पार्टी का, जिस तरीके से 47 से वो 125 के करीब पहुंचे हैं, इससे इनकार नहीं किया सकता है कि विपक्ष इस बार काफ़ी ज़्यादा दमदार रहेगा और जोरदार तरीके से न सिर्फ सरकार का विरोध करेगा सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी। नेता प्रतिपक्ष का चूंकि आपने नाम पूछा, इसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। कल हमने जब स्वामी प्रसाद मौर्य से इंटरव्यू किया इंडिया टीवी पर, उन्होंने बोला कि अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि नेता प्रतिपक्ष का पद किसके पास जाएगा, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। करहल सीट से अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी सीट छोड़ते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम की भी चर्चा हो रही है वहां के लिए कि वहां उनको लड़ाया जाए और वहां उनको चुनाव जिता करके विधायक बनाया जाए और उसके बाद उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी ये बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज में है। एक नाम शिवपाल सिंह यादव का भी लगातार चल रहा है कि उनको भी इस तरीके की जिम्मेदारी दी जा सकती है। माता प्रसाद पांडे जो कि बलिया से चुनाव जीत करके आए हैं, वो विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो ये 3 नेताओं के इर्द गिर्द जो ये पद है वो कम से कम घूम रहा है। लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जिस तरीके से इस बार उनको मैंडेट मिला है, जिस तरीके से उनको जनादेश मिला है कम से कम विपक्ष में रहने का, इस बार समाजवादी पार्टी और भी मजबूती से और भी ज्यादा तरीके से प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ विधानसभा के अंदर बल्कि सड़कों पर भी नजर आएगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। जी पवन। हर्षवर्धन जी, बाकी हमारे संवाददाता अभी अपनी जिम्मेदारियों के तहत नाम नहीं ले पा रहे हैं। कुछ नाम आप जो प्रपोज करना चाहें जो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबल्स हो सकते हैं इन बड़े नामों के अलावा? देखिए, मुझे लगता है कि संवाददाताओं के लिए नहीं, ये हम राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी संकट की स्थिति होती है
क्योंकि कोई पैमाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं रह गया है। किसी भी आप बहुत स्पष्ट तौर पर देखें तो कोई पैमाना नहीं रह गया है। और जो मैंने कल की स्थिति देखी कि पहले से लेकर 8 बार के विधायक बने लोग वो मंत्री की कतार में हैं। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक चीज तो देखनी होगी। एक तो ये कि कौन उसके कैडर में जो बड़े नाम हैं जिन्होंने जो सफलता हासिल की है, जैसे 10 के करीब मंत्री हारे हैं, तो उनके कई बड़े मंत्री जिसमें कैबिनेट भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं, तो उनकी जगह कोई न कोई रिप्लेस करने वाला होगा। और मैं नाम इस वजह से भी नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जब खास करके विश्लेषकों को तो और नाम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये पूरी तरह से विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, उस पार्टी का है। लेकिन इतना जरूर है कि स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पुराने मंत्रियों को लगभग हटाने वाली है। ये मुझे जो इसको समझ कह लीजिए, जानकारी कह लीजिए कि पुराने मंत्री लगभग हटेंगे, नए मंत्रियों को ही जगह दी जाने वाली है। जी, आप सबने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया के जी, यादव जी, राय जी, आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।